साथियों, बड़ेरा केवे चौकी संगत में उठनो बैठनो, काम से काम करनो, रास्ते आनो रास्ते जानो, जितो हो सके उतो बोलनो। आप बोलोगे कि ये क्या, सुप्रिया ने तो सारे मुहावरे और कहावतें बोलना शुरू कर दिया है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट सेशन मारवाड़ी कहावतें एवं मुहावरों की ओर चलते हैं। प्रिय साथियों, इस सेशन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। मुहावरा, हमने तो अपने स्कूल टाइम में मुहावरों को याद किया था, याद करते थे और जिनसे हमें अपने 100% मार्क्स भी मिलते थे। पर हमने कभी यह नहीं जाना क्या होते हैं मुहावरे। मुहावरे शब्दों का अर्थ जब मैंने जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि शब्दों का एक समूह जिसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता, वे एक अलंकार के रूप में कार्य करते हैं। आइए जानते हैं गहराई से मुहावरे और मारवाड़ी कहावतों के बारे में। मैं बड़े ही सम्मान और आदर के साथ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेश जी साहब से विनम्र पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय महेश जी शाह से निवेदन करती हूँ कि आप कृपया मंच पर सम्मान पधारें। आदरणीय महेश जी साहब। निश्चित ही हमारे करतल तालियों की ध्वनि से यह पता चलेगा कि हम इस सदन में कितने उपस्थित हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। इसी के साथ आज के विशिष्ट अतिथि मैं आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय राजेंद्र जी केडिया से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सब सम्मान मंच पर पधारें। आदित्य शाखा से निवेदन करती हूँ कि आप उन्हें ससम्मान मंच पर अनुग्रहित करें। पीछे बैठे हुए सभी सदस्यों से अनुरोध करती हूँ कि आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। खूब खूब धन्यवाद, आभार। मैं जो आज के हमारे प्रमुख विशिष्ट अतिथि के रूप में जो आज हमें यहाँ पर मिले हैं, मैं उनके परिचय के लिए आमंत्रित करने जा रही हूँ आदरणीय पूनम जी बागड़ी से कि वो आदरणीय संदीप जी सरावगी से कि वो आदरणीय राजेंद्र जी केडिया का परिचय करावे। नमस्कार सभी को। आज हमारे मंच पर उपस्थित श्री राजेंद्र जी केडिया, जिनके बारे में परिचय करवाना है, इनको परिचय सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। इनका जन्म सन 1941 में कलकत्ता शहर में हुआ। शिक्षा बीकॉम की साहित्य रत्न वाणिज्य एवं विधि में स्नातन अध्ययन किया। पुस्तक प्रेमी, विभिन्न भाषा और विषयों की पुस्तकों के संग्रहकर्ता भी हैं। संप्रति 6 पुस्तकें प्रकाशित हुई। समालोचकों का कहना है कि वर्षों के अध्ययन और लेखन के सरोकार का चिंतन कर श्री केडिया जी ने राजस्थानी लोक कथाओं की ताकत को पहचाना, लेकिन सुनी सुनाई लोक कथाओं का पुनः सृजन नहीं किया। साहस के साथ आदि लेखकों की इस जून को जीना कबूल किया, जिन्होंने लोक कथाओं के मौलिक सृजन जैसे बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम दिया। इनकी कहानियों के बारे में पाठकवृंद एकमत है कि लोक जीवन की धड़कनों से सुगबुगाती है। दिल को छू लेने वाली ऐसी कहानियाँ बिरली ही पढ़ने को मिलती है। आपकी प्रकाशित पुस्तकें तीसरा नर, जोग संजोग, जाट रे जाट, वाह रे जाट, मदन बावनिया, अमल कांटा, मेरा कलकत्ता, मेरा बड़ा बाजार, तलब, राजस्थानी कहावतों का संसार, रिश्ते नाते, स्त्री पुरुष एवं अन्य खंड आदि आपके द्वारा प्रकाशित की गई। विभिन्न भाषाओं की किताबों का एक विशाल संग्रह आपके पास है,
मैं ऐसे महापुरुष साहित्यकार को नमन करता हूँ। धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद आदरणीय संदीप भैया। मैं हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश जी शाह से निवेदन करती हूँ कि वो आज के हमारे सम्मानित अतिथि का टीका, नारियल, शॉल और मोमेंटे देकर सत्कार करें, सम्मान करें। स्वागत, सम्मान, यह हमारी परंपरा है, यह हमारी संस्कृति है। हम बड़े ही प्यार, सम्मान और आदर से आपका स्वागत करते हैं। मुझे लगता है कि हमारा उत्साह और बहुत ज़्यादा गहरा है और उस हिसाब से हमारी तालियां कम है। आइए हम ढेर सारी तालियों से आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। खूब खूब धन्यवाद, आभार। मैं इसके बाद आदरणीय राजेंद्र जी केडिया से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप कृपया हमें मारवाड़ी कहावतें एवं मुहावरों के बारे में मार्गदर्शन करें। अपना अनुभव आप महानुभावों की अनुमति से मैं बैठ के संबोधन करना चाहूँगा। बहुत देर तक खड़ा रहना संभव नहीं। सबसे पहले मैं आप लोगों का आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे आपने इस मंच पर बोलने का अवसर दिया। बोलने के पहले यहाँ उपस्थित राजस्थानी भाषा के प्रकांड विद्वान और हितैषी मेरे मित्र श्री चेतन जी स्वामी को प्रणाम करता हूँ और उनसे अनुमति लेकर आधी हिंदी आधी राजस्थानी में आपको बोलना चाहूँगा, ताकि राजस्थानी भाषा का जो मुहावरों और कहावतों का संग्रह है उसके महत्व को पूरी तरह आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। भाषा में बोलना मेरा कर्तव्य भी है और हक भी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी है भाषा को बोलना जितना ज़रूरी यह भी है कि भाषा के सौंदर्य और उसके महत्व को, उसकी खूबसूरती को सबके सामने बताया जा सके और जो हमारी भाषा के माने अपनी भाषा के भाई हैं और जो दूसरे लोग हैं उनको भी ये पता चले कि राजस्थानी सिर्फ एक भाषा ही नहीं है, एक पूरी संस्कृति, एक सभ्यता है और देश की विदेश की किसी भी भाषा से किसी भी मायने में ये भाषा कम नहीं है। अगर हम अपनी भाषा में अपने लोगों से बात करेंगे तो हमारी बात हमारे तक ही सीमित रह जाएगी। इसलिए मैंने आदरणीय चेतन जी से अनुमति लेकर और आपको हिंदी में बोलने का प्रयास किया है। अब कहावतों की अगर बात करते हैं तो देखिए, कहावतें हर भाषा में हैं। जहाँ दुनिया में आदमी ने बोलना सीखा वहाँ उसने महसूस किया कि जो बात हम 50 शब्दों में कहते हैं उसको अगर छोटे में कहा जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। लोगों ने देखा कि लंबी बात करने को कितनी बात आप करिएगा, रोज़ नई बात होती है, रोज़ घटनाएं होती है। तो अगर आपको भाषा की कहावतों की परिभाषा के बारे में कह रहा हूँ कि परिभाषाएं बहुत है, लेकिन छोटे में अगर कहा जाए तो जिस बात को हम 40 शब्दों की जिस बात को 4 शब्दों में आपको समझा सकें उसका नाम कहावत है। 2 शब्दों का मुहावरा और 4 शब्दों की कहावत। तो आप ये हर भाषा में बोली जाती है। आपको अगर किसी बात को समझाना है
तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहें कि आपने ऐसा किया, ठीक नहीं किया, ये बात ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए, लोगों को अकड़ जाती है। वही बात अगर हम उदाहरण देकर कहें तो आपको तुरंत समझ में आ जाती है। तो भाषा की जो कहावतें वो छोटे शब्दों में बात भी समझाई जाती है, उदाहरण भी दिया जाता है। और देखिए सबसे बड़ी बात है, हम जब कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो एक केस लॉ होता है। जज को हम कानून समझाते हैं, उसके बाद में अपनी बात को पुख्ता करने के लिए जो केस लॉज का उदाहरण देते हैं। तो ये जो कहावतें हैं ये हमारी भाषा के केस लॉ हैं। तो पुरानी घटनाएं हुई हैं, उनका केस लॉ है। जज और अदालत में लोगों को सजा मिलती है, लोगों को अच्छा बुरा बताया जाता है। कहावतों की खूबसूरती ये है कि किसी को अच्छा बुरा नहीं बताती है, सिर्फ हिदायत देती है, समझाती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो कहावतों का ये महत्व है, इसलिए हर भाषा में, हर युग में, हर जमाने में हर इंसान कहावतों का प्रयोग करता आया है। ये बात दूसरी है कि हम समझते नहीं हैं कि ये कहावत कैसी है, इसका क्या महत्व है। घर में बात होती है, माँ बाप बच्चों को समझाते हैं। आज आप भाषा के लिए, मारवाड़ी भाषा के लिए, राजस्थानी भाषा के लिए जितनी चेतना इन पिछले वर्षों में अपने समाज में और देश में जागी है वो बहुत अच्छी है और बहुत देर से जागी है। मेरा अपना विचार ये है कि ये चेतना अगर 40 वर्ष पहले जागी होती तो आज हम ये बता सकते थे कि राजस्थानी भाषा देश की किसी भी भाषा से किसी मायने में आगे है, बराबर नहीं बल्कि आगे। लेकिन देर आए दुरुस्त है, ये जो बात है ना। तो आज भी जो हम बात करते हैं, इस बात को, हमारी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए मेरा प्रयास और मेरा प्रयत्न ये है कि राजस्थानी कहावतों को लोगों के सामने लाया जाए। जितनी सुंदर और जितनी सटीक कहावतें राजस्थानी में हैं, वो अगर हम हमेशा बोलचाल में, आप भाषा मत सीखिए। मैं तो कहता हूँ घर में बात करते हैं, दूसरों से बात करते हैं तो कहावतों का प्रयोग करिए। आप अच्छी कहावत बोलेंगे तो बात भी समझ में आएगी, आपसे सुनकर दूसरी जगह वो उसका उपयोग करेगा। नहीं समझ में आएगी तो पूछेगा कि भाई इस कहावत का क्या प्रयोग है। अपने आप इनडायरेक्ट तरीके से हमारी मातृभाषा का भी प्रचार हो सकता है। तो खैर ये तो हुई औपचारिक बातें। अब मैं आपको राजस्थानी कहावतों की कुछ बानगी बताता हूँ कि कितनी अच्छी, कितनी सुंदर कहावतें हमारी भाषा में हैं। अब कहावतों का जो ये संसार है, ये देखिए हर व्यक्ति के बारे में, हर पेशे के बारे में, हर जाति, हर समाज के बारे में राजस्थानी में कहावतें हैं। जाति समाज को छोड़ दीजिए, हर व्यक्ति, हर विचार, घर गृहस्थी, हर रिश्ते नाते के बारे में कहावतें हैं। सास बहू के बारे में कहावतें हैं, आदमी स्त्री पुरुष के बारे में, जानवरों के बारे में कहावतें हैं। जानवरों के बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऊंट के बारे में 125 कहावतें राजस्थानी में हैं, सिर्फ ऊंट के बारे में। उसी तरीके से अगर जाति और पेशे के बारे में बात करें तो जाट के बारे में 100 से अधिक कहावतें हैं, बनिया के बारे में 250 कहावतें हैं। अब कहावतों के बारे में लोग बोलते हैं, बनियों की जब बात उठी है तो साफ कर देता हूँ कि मेरी किताब आई कहावतों की, तो कुछ लोगों के हाथ में गई, कुछ विद्वान थे, उन्होंने कहा कि बनियों के बारे में जितनी भी कहावतें हैं वो सब अच्छी कहावतें नहीं है, सब में बनियों की बुराई की गई है। तो उन्होंने कहा कि एक कहावत, मैंने कहा कि ये भी भाई बनिया कंजूस है, लेकिन कहावतों में कंजूसी की बुराई नहीं की गई है। अगर कंजूसी की बात कही गई है तो इस लिहाज से कही गई है कि आदमी को कंजूस नहीं होना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि कहावत में तुम्हारी बुराई कर रही है, अगर हमारे में कोई दोष है तो वो बताया गया है। और कहावतें किसी भी समाज की, किसी भी भाषा की है, वो किसी की प्रशंसा करने, खुशामद करने के लिए नहीं। लोक कहावतें, लोक समाज किसी की खुशामद नहीं करता है। आप कितने भी बड़े आदमी हैं, लोक समाज में जाइए, आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं
वो आपको सलाम करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, चापलूसी करेंगे कि उनको आपसे कुछ लेना देना। लोक समाज को किसी से लेना देना नहीं है। लोक समाज आप में जो कमी देखता है उसको इशारे में बताता है, बुराई नहीं करता है आपकी। तो ये लोग कहावतें हैं, ये आपकी प्रशंसा नहीं करती है तो आपकी बुराई भी नहीं करती। अगर बनिए की बुराई करती है तो ये कहावत भी है कि अगर रावण के राज में वाणियों हो तो लंका को नहीं बढ़ती। रावण के राज में अगर बनिया होता तो उसका क्या मतलब है इस कहावत का? बनिया क्यों मंत्री होता रावण का? बनिया इसलिए मंत्री होता कि दशरथ जी का जो मंत्री था वो वैश्य था। अब जब रामचंद्र जी को उन्होंने भेजा वनवास में तो साथ में रथ कौन चला रहा था? वैश्य चला रहा था। सीता जी को जब भेजा गया तो वो चला रहा था। इसलिए कि बनिए की एक खासियत होती है कि कोई भी बात समस्या आती है तो वो उसको मीठे में समझाने की चेष्टा करता है। तो अगर बनिया रावण का मंत्री होता तो संभव है कि उसको समझाता कि तुम गलत काम मत करो। बनिया तो हमेशा मीठे में समझाता है, लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं। तो ये एक संभावना है कि भाई अगर बात बनती है, बनी बनावे बाणियों, ये भी एक कहावत है। तो बनिए के लिए कहा जाता है कि भाई तुम कैसे भी आदमी हो। अब बनिए के बारे में देखिए बहुत लंबा इतिहास है, हर जाट के बारे में भी है। जाट को लोग सोचते हैं मूर्ख है, बेवकूफ़ है, लेकिन जाट के लिए एक कहावत ये भी है कि जाट बटे ठाठ। जाट है जहाँ पर ठाठ है। ठाठ क्यों? कि जाट दूध दही और ये सब का काम करता है और खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। वो आपको भले ही खीर मालपुआ नहीं खिलाए लेकिन छाछ और राबड़ी जरूर खिला देगा। तो सबसे बड़ा ठाठ छाछ राबड़ी में है, खीर मालपुए में नहीं है। जाट जहाँ भी आप जाइए, जाट क्या है? किसान है। और किसान तो आज भी धरती का मालिक है। जो हम लोग राजनेता हैं, राजपूत हैं, वो क्या है? वो तो एक किस्म से शासक है, साथ में शोषण भी हमने किया है, बनिए ने भी किया है, लेकिन एक वर्ग ने किया है। किसी कहावत के चलते पूरे वर्ग को, किसी को हम दोषी नहीं करा सकते। खैर, अब मैं आपको कुछ पारिवारिक कहावतों से परिचय कराता हूँ। माँ के बारे में एक कहावत है कि खारी बोली मावड़ी मीठा बोलिया लोग, सच कहे थी मावड़ी झूठ कहे था लोग। बच्चा जब गलत करता है, कुछ उससे मनचाही करने की इच्छा होती है, माँ उसको रोकती है, कड़वी बात भी कहती है। बड़ा हो जाता है तब भी कहती है, लेकिन आसपास के लोग, समाज के लोग, मित्र उससे मीठी मीठी बातें करते हैं। अब ये बात जब वो युवा है, ना समझ है, तब तक समझता नहीं है। माँ को बोलता है तुम हमको डांटती हो, दूसरे मुझको प्यार करते हैं। जब बड़ा होता है, उसके भी बच्चे होते हैं, वो भी जब गलत राह पे चलने की चेष्टा करते हैं, इधर उधर करते हैं, तब उसके समझ में आता है कि माँ खाली बात बोलती थी लेकिन फिर भी सच्ची थी, और लोग जो हमसे मीठी मीठी बातें करते थे वो झूठी थे। माँ के बारे में 4 शब्दों में इतनी महत्व की बात मेरे ख्याल से मैंने कुछ अलग अलग भाषाओं की कहावतें पढ़ी है, मुझे किसी भाषा में ऐसी कहावत नहीं है। दूसरी कहावत है जो प्रचलित है, सच्ची भी है कि रोटी माँ का हाथरी चाहे जहरी क्यों ना हो, बैठनो भायारा बीच चाहे बैरी क्यों ना हो, और दूध धोड़ी गाय हो चाहे शेर ही क्यों ना हो, और चालनो गलत हो चाहे दूर ही क्यों ना हो। कहावत का अर्थ आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझते हैं। अब एक कहावत है कि माँ सबसे प्यारी होती है। बाप भी आपका गुरु है माँ की तरह। माँ अगर पहली गुरु है तो बाप दूसरा गुरु होता है। माँ प्यार से समझाती है, बाप मार से समझाता है। तो कहावत है कि बाप को मारे माँ ने पुकारे। बाप अगर मारता है, सजा देता है, तो हम माँ को पुकारते हैं, लेकिन माँ को मारे तो खटे जाओ। माँ ही अगर मारती है तो आप कहाँ जाइएगा?
तो माँ के बारे में इतने छोटे शब्दों में इतनी मार्मिक बात मुझे किसी दूसरी भाषा में नहीं मिली। तो ये हमारी माया भाषा, मारवाड़ी भाषा की खूबसूरती है। और आगे बात बताता हूँ कि भाई के बारे में, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको इस कहावत में कहा गया है कि भाई जिसो मित्र नहीं और भाई जिसो दुश्मन नहीं, कि भाई के जैसा मित्र और हितैषी नहीं है, लेकिन भाई से अगर बात बिगड़ जाती है तो वो जितना आपका बुरा कर सकता है या करना चाहता है उतना नहीं है। उसके बाद भी कहावत है कि भाई तो आखिर भाई ही होगा, कितना भी बुरा हो आखिर में भाई भाई होता है। बाहर का आदमी अगर आपके ऊपर हाथ उठाता है तो सबसे पहले उसका हाथ आपका भाई पकड़ता है। इसलिए भाई दुश्मन भी हो तो भाई को भाई ही समझना चाहिए। ये बहुत गहरी पारिवारिक बातें हैं जो समझते तो सब हैं, लेकिन आज अंग्रेजी बहुत बड़ी भाषा है। अंग्रेजी में, फ्रेंच में या दूसरी किसी भाषा में मैंने ऐसी कहावत पढ़ी। तो ये सारी बातें संग्रह कर बताने का एक मकसद ये भी है कि आपको अगर अपनी भाषा से प्यार है तो आप उस भाषा के भीतर जाइए, भाषा को पढ़िए, भाषा को बोलिए, तब आपको भाषा की कहावतों और मुहावरों का पूरा ज्ञान होगा। नहीं तो ये कहावतें आप पिछले 50 वर्षों से जो मेरी उम्र के हैं, छोटे, सुनते आए हैं। घर में माँ बाप भी बोलते हैं, रिश्तेदार भी बोलते हैं। उन कहावतों के जरिए हम अपनी भाषा के महत्व को कभी नहीं समझा। हमने सोचा इनको हमको हिदायत देनी थी, दे दी, लेकिन ये हिदायत भाषा में दी जा रही है, इस पर भी गौर करना चाहिए। अब एक बात और है कि माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी कहावत है कि फाटिया कपड़ा और बूढ़ो माँ बाप से लाजा नहीं मरना। अगर आपके कपड़े फटे हैं तो आप शर्म मत करिए, कपड़े साफ होने चाहिए। फटे कपड़ों से आदमी बड़ा नहीं होता है। आज देखिए, बोलना नहीं चाहिए। आज अडानी अंबानी की खबरें हम पढ़ते हैं, किसी राजनेता की पढ़ते हैं कि इसने लाख का कुर्ता पहन लिया, इतने लाख की जैकेट पहन ली, उससे वो आदमी बड़ा नहीं होता है। उस आदमी का बड़ापन हम कब समझते हैं? जब वो बड़ा काम करता है। तो आज माँ बाप ही होते हैं। माँ बाप अगर फैशनेबल नहीं है, अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, आपके घर में मित्र दोस्त आते हैं, तो आप माँ बाप को ये संकोच मत करिए। मेरे बेटे के अच्छे दोस्त हैं, घर में आते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं तो कुर्ता भी नहीं पहनता हूँ, बनियान पहने बैठा रहता हूँ। अब क्या मुझे वो बोलेंगे कि आप कमरे में चले जाइए? नहीं, माँ बाप माँ होते हैं, वो आते हैं। अगर आपके दोस्त के माँ बाप हैं तो वो भी वैसे ही हैं, तो माँ बाप से क्यों? जैसे फटे कपड़ों से लाज नहीं, वैसे बूढ़े माँ बाप से भी लाज नहीं होनी चाहिए। ये हमारी भाषा का महत्व है, हमारी संस्कृति है, जिसने हमारी भाषा में ऐसी बढ़िया बढ़िया कहावतें दी है। तो जब कहावत कहता हूँ तो मेरा मकसद ये भी है कि भाषा को भी समझिए, और ये कहावत मौका लगता है तो अपने बच्चों को भी बोलिए, दूसरों को भी बोलिए, वे भी इस्तेमाल करिए। अब बात यह है कि थोड़ा नाजुक है, लेकिन महिलाओं के इंटरेस्ट की कहावत है। अब जो बिहार से, उड़ीसा से जो बहनें आई हैं, वो भी अपने घरों में इन सब बातों का अनुभव करती होंगी। तो कहावत है, जब नई बहू आती है तो देखिए, सासू तो आखिर सासी होती है, तो कहती है कि बहू घर थारो ही है, पर डकेड़ा मत उगाड़िए। आपने गौर किया होगा कि बहू घर तुम्हारा है, सास बोलती है सब तुम्हारा ही घर है, लेकिन ढके हुए को मत उगाड़ना। माने घर का ढके हुए में बड़ी भेद की बात है। ढके हुए के मतलब मत समझिए कि वो ये बोलती है कि अलमारी बंद है, जिसमें कहना उसको मत करना। ढकेड़े से मतलब ये है कि अभी तुम नासमझ हो, नहीं हो। घर में कोई ऐसी वैसी बात भी होती है तो उसको दूसरों के सामने मत करना। घर की इज्जत अच्छी बात है, बुरी बात है, वो ढकी रहनी देना। उसके बाद भी तो सासू सासू ही होती है। तो चेतन जी होते मंच पे तो आपको बहुत मनोरंजक शब्दों में समझाते। एक सवाल है कि बहु नटन नारी गुण,
कि बहू नटने वाली कौन है। एक सास बाहर गई थी, घर में बहू थी, पीछे से कोई कुछ मांगने के लिए आया तो बहू ने कहा भाई ना नहीं है, नहीं दूंगी। वो मांगने वाली वापस जा रही थी, 4 कदम गई, रास्ते में सास आती हुई मिल गई। सास ने कहा भाई कहाँ गई थी? तो कहा आपके घर ही गई थी। बोले क्यों गई थी? तो बोले कोई चीज़ मांगने के लिए गई थी, तो आपकी बहू नट गई। बोली नहीं है, नहीं। बोले ऐसी बात है, चलो मेरे साथ। हाथ पकड़ कर मांगने वाली को अपने घर में ले आए। ले आके बहू को बोली बहू ये आई थी? बोला हाँ। तो बोला कुछ मांगा था? बोला हाँ। बोले तुमने दिया? बोला ना। तो बोलती है तू नटने वाली कौन? सास तो मैं हूँ, अगर नटना होता तो मैं नटती। तो ये बात भी अदरवाइज मत लीजिए। दरअसल इसमें भी संदेश है कि भाई घर में सास है तो किसी को देना है कुछ या किसी को नहीं देना है, तो जब तक सास है उसको पूछ के कोई काम करो। तो कहावतों का देखिए बहुत भिन्न भिन्न अर्थ है। हम चाहे तो एक कहावत का नेगेटिव अर्थ भी ले सकते हैं, हम चाहें तो उसका पॉजिटिव भी। लेकिन कहावत को चूँकि हम मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि उसका जो नेगेटिव अर्थ है वही हम लोग ले लेते हैं। लेकिन राजस्थानी कहावतों की खूबसूरती है कि उसके नेगेटिव में पॉजिटिव रहता है। अब उस पॉजिटिव को आप समझाइए तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। राजस्थानी में हर विषय की हजारों कहावतें हैं। आप कभी इन कहावतों को अगर पढ़िएगा ध्यान से तो भाषा के प्रति तो मोह जगेगा ही। और मेरा तो अपना ये विचार है, देखिए मैं राजस्थानी भाषा का कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, खाली रुचि है। और वो रुचि मेरी जो राजस्थानी भाषा को पढ़ने में जागी वो मेरे पूज्य पिताजी और रिश्तेदारों की वजह से जागी। वो घर में जब भी बात करते थे कहावतों और मुहावरों की भाषा में बात करते थे, तो मुझे लगता था कि जिस भाषा में इतनी अच्छी कहावतें हैं, इतने अच्छे अच्छे विचार हैं, उस भाषा को पढ़ना चाहिए। और उसके बाद मैं बार बार कहता हूँ, मेरा संयोग बना चेतन जी स्वामी से। मैं लिखता ही नहीं था, ना हिंदी में लिखता था, ना राजस्थानी में लिखता था। इनसे मेरा संपर्क हुआ, ये घर आए, मैंने एक कहानी लिखी, वो अलग बात थी। लेकिन इन्होंने प्रोत्साहन दिया कि भाई राजस्थानी भाषा का जो बैकग्राउंड है, पुराने राजस्थान की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो माहौल है, वो आज लुप्त होता जा रहा है। आधुनिकता राजस्थान में भी आ गई है। तो उस राजस्थानी माहौल को, 100 साल पहले के माहौल को, जो कहावतों का माहौल था, उसको जिंदा रखना है तो उसकी पृष्ठभूमि में आपको काम करना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि शायद अगले सत्र का समय होता जा रहा है। कहावतें बहुत हैं, ढेर सारी हैं। मेरी कहावतों के ऊपर किताबें हैं, कुछ 2 खंड मेरे आए हैं। जाति पेशे के बारे में करीब 2000 कहावतें हैं, 800 पन्नों का खंड है। दूसरा पशु पक्षियों का है, वो भी उतने ही पन्नों का, 800 का है। इसी तरीके से अगर ईश्वर चाहेगा तो 8-10 खंड आने वाले हैं। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जो आदमी पढ़ना चाहता है वो मुझसे या प्रमोद जी से किताबों को मंगाए, पढ़ कर लौटा के कुछ नहीं देना पड़ेगा। जो रखना चाहता है और देना चाहता है, जो शौक है संस्था को दे, मैं किताबें दे दूँगा। और जो उसके बाद किताबों का आप मिसयूज मत करें। लोगों के घरों में किताबों के लिए जगह नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन उसका उपयोग कीजिए। आप पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए, आपका ज्ञान तो बढ़ेगा ही, भाषा के लिए भी बहुत बड़ा काम है। यही मेरा आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सच पूछिए तो हम सबका यहाँ आना आज मुझे सफल लग रहा है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और आगे आयोजक शाखा से निवेदन करती हूँ कि वो आज के हमारे जिन्होंने अध्यक्षता स्वीकार किया, हमारे आदरणीय प्रिय महेश जी शाह का सम्मान करें। आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महेश जी शाह, जिनको
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय महेश जी से निवेदन करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम का क्लोजिंग रिमार्क्स और आपके विचार हमारे सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो बहुत मन प्रसन्न है। सबसे पहले तो मैं प्रमोद जी को और पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेषतः विगत 30 सालों से हम लोग की ये परिकल्पना रही कि ये इस क्लासिक साहित्य का, मारवाड़ी साहित्य पर एक संगम हो, और आज इस सपने को साकार होते हुए बहुत ही मन खुश हो रहा है। और हमारे मंडल के सभी सदस्यों को, जो बाहर से आए हैं, सभी को मेरा पूरा धन्यवाद। और आप लोग ने इस तरह का मौका हम लोग को दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। विशेषतः जो मुहावरे की जो बात हो रही थी, तो मैंने तो बचपन में मुहावरे माँ से सुनते थे, नाच न जाने आगे से रहा, और बोले थी रोक तो जाओ तुम बना की खबर लाओ वो तैयार की, वो तो मुहावरों में माँ से सुनते थे। और उसके बाद जो मुहावरे सुनते थे वो प्रमोद जी सुनते थे कि प्रमोद जी हर बात पर कुछ न कुछ मुहावरे देकर ही हम लोग को बात समझाते थे। और एक तो मेरा मारवाड़ी दोस्त था, वो तो जो मारवाड़ी में हम लोग को मुहावरा बताता था, तो मेरे को लगता कि मेरे को मारवाड़ी आती ही नहीं है। तो आज हमारे बीच में मुहावरों के जो स्तंभ है, जो मुहावरे सब जानते हैं, राजेंद्र जी क्रिया को हमको सुनने का मौका मिला। उन्होंने जो बात बताई वो तो एकदम ऊपर की बात बताई है। उनकी जो किताबें हैं, उन्होंने जो संकलन किया है, वो यदि हम समझेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो ये जो मारवाड़ी के मुहावरों में जो बात उन्होंने कही है, ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो मुहावरे मारवाड़ी के जो है वो केस क्लोज है। जो हम लोग कोर्ट में जब केस क्लोज देते हैं ना, वैसे ही आप एक कोई बात बोलने के बदले आप एक मुहावरा बोल दीजिए, तो आपकी बात पक्की हो जाएगी। तो धन्यवाद राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं आप सभी का मनस्वी धन्यवाद करती हूँ। हर दिन चमत्कार की संभावना रखता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं और चमकते रहे। और आप इतने शानदार दर्शक होने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से पुनः एक बार धन्यवाद करती हूँ। और हमारा नेक्स्ट सेशन अपनी धरोहर का होने जा रहा है, जो कि हमारे अनिल जी जाजोदिया भैया लेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि पीछे जो भी सदस्यगण वहाँ पर खड़े हैं, वो कृपया सामने आकर बैठे और इस सेशन का आनंद लें।